तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं स्टेजेस ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। द पेन टेस्टिंग प्रोसेस कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 5 स्टेजेस। यहाँ पे 5 स्टेजेस के हम अंदर हमने पेनिट्रेशन टेस्टिंग को डिवाइड कर दिया है कि 5 स्टेप्स होंगे उसको परफॉर्म करने के। ये बेसिक 5 स्टेप्स हैं। इसमें हर स्टेप के अंदर काफ़ी सारी स्टेजेस, काफ़ी सारे स्टेप्स, स्ट्रेटजीज एंड डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हर स्टेप के अंदर हैं या हर स्टेज के अंदर। फिलहाल हम बेसिक बात करेंगे 5 स्टेजेस के बारे में। सबसे पहला हमारे पास है प्लानिंग एंड रिकॉनेसेंस। नंबर सेकंड इज स्कैनिंग। नंबर थर्ड इज गेनिंग एक्सेस। नंबर फोर इज मेंटेनिंग एक्सेस। नंबर फाइव इज एनालिसिस एंड वॉफ कॉन्फ़िगरेशन। वॉफ स्टैंड्स फॉर वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्लानिंग एंड रिकॉनेसेंस के बारे में। The first stage involves defining the scope and goals of a test, including the systems to be addressed and the testing methods to be used. अच्छा, इस लाइन पे फोकस कीजिएगा। ये जो स्कोप वर्ड लिखा हुआ है ना, ये क्या होता है? अच्छा, पहले स्टेज के अंदर हम अपने स्कोप को डिफाइन करते हैं एंड हमारे जो गोल्स होते हैं टेस्टिंग के, उनको डिफाइन किया जाता है कि हमने इसके अंदर किन किन चीज़ों को टेस्ट करना है। अब पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर आपको एक वेबसाइट दी गई और आप वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं। उसके अंदर वो आपको बोलेंगे कि हमारी वेबसाइट के ऊपर आपने डीडोस अटैक परफॉर्म नहीं करना, उसकी टेस्टिंग नहीं करनी, बिकॉज उसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट करके बॉटनेट्स के ज़रिए आप उनके सिस्टम्स के ऊपर भेजेंगे, जिससे उनके सिस्टम्स के डाउन होने का, उनके डाटा लॉस होने का ख़तरा होता है। तो ये हमारे स्कोप के अंदर और हमारे जो है इसके अंदर आ गया। जो लिखा हुआ है ना, सिस्टम्स टू बी एड्रेस्ड, मतलब कौन कौन सिस्टम को टेस्ट करना है, कौन से नहीं करना, और किस वल्नरेबिलिटी को टेस्ट करना है, किसको नहीं करना, वो सारा कुछ स्कोप के अंदर डिफाइन किया जाता है। अब मैं आपको यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हमें एक कंपनी है, हम ले लेते हैं एग्जांपल फेसबुक। तो facebook.com एक वेबसाइट है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है admin.facebook.com। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है dev.facebook.com। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास record.facebook.com। ठीक है जी। ये हमारे पास 3 फेसबुक के सब डोमेन्स आ गए। ये आगे चल के मैं समझाऊंगा, फिलहाल आप बस ये देखो कि ये 3 हैं अलग अलग, एडमिन, डेव एंड रिकॉर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे एक हेडिंग लगी हुई होगी जिसका नाम होगा इन स्कोप आइटम्स, ठीक है। और एक हेडिंग यहाँ पे नीचे होगी हमारे पास आउट ऑफ स्कोप आइटम्स, तो बोल्ड कर देते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ होगा? टेस्टिंग डॉट फेस FACEBOOK.com, facebook.com। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ हो सकता है इंटरनल डॉट facebook.com। अब यहाँ पे आपको फोकस किस चीज़ पे करना है? जो इन स्कोप आइटम्स हैं, उसका मतलब क्या है कि ये जो 3 वेबसाइट्स हैं फेसबुक की, इन तीनों के ऊपर हम अपनी टेस्टिंग करेंगे और इन तीनों को अपनी वल्नरेबिलिटीज़ ढूंढेंगे, इसके ऊपर अटैक्स को सिमुलेट करेंगे। और इसी के अंदर यहाँ पे एक हेडिंग है आउट ऑफ स्कोप की। इस आउट ऑफ स्कोप का मतलब क्या है कि ये 2 वेबसाइट्स हमारे स्कोप से बाहर हैं, इन दोनों वेबसाइट्स को हमने हाथ भी नहीं लगाना। अगर इस पे टेस्टिंग करेंगे तो ये हमारे रूल्स के ख़िलाफ़ होगा, उनकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ होगा, और इसकी इजाज़त वो आपको नहीं देते। तो इसी वजह से यहाँ पे इन स्कोप एंड आउट ऑफ स्कोप को अलग अलग डिफाइन कर दिया जाता है। एंड गोल्स ऑफ टेस्ट का मतलब कि हमने इसके ऊपर कितना डीप टेस्टिंग करनी है, कि क्या हमने इसके ऊपर डीडोस टेस्ट करना है, नहीं करना है। फिलहाल इसके ऊपर तो उन्होंने मना कर दिया ना हमें टेस्टिंग का, तो हम इसके ऊपर देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ होगा गोल्स ऑफ टेस्टिंग, ठीक है जी। इसको कर लेते हैं हम बोल्ड। यहाँ पे लिखा हुआ होगा आपने DDoS इज नॉट डिफाइंड या इज नॉट यूज्ड, कुछ भी इस तरह का लिखा होगा। एंड गोल्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपने किन यूज़र्स को टेस्ट करना है, या फिर इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं, वो आगे चल के इंशाल्लाह समझेंगे। एंड यहाँ पे इंक्लूडिंग सिस्टम्स टू बी एड्रेस, टेस्टिंग मेथड्स टू बी यूज, इसके अलावा टेस्टिंग मेथड्स जो आपने यूज़ करने हैं उन सबको हम देखते हैं, उनकी पॉलिसीज़ के हिसाब से अपनी इसको प्लानिंग कर रहे हैं। फ़िलहाल हम अभी हमने टेस्टिंग स्टार्ट नहीं करी, अभी जस्ट हम प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे सेकंड स्टेप है गैदरिंग इंटेलिजेंस। ये पार्ट है रिकॉनेसेंस का। गैदरिंग इंटेलिजेंस का मतलब कि हम ओसेंट का यूज़ करते हैं, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। उससे हम ओपन सोर्स वेबसाइट्स के ऊपर, गूगल के ऊपर या इसके अलावा गिटहब के ऊपर जो एक्चुअल हमारे टारगेट से हट के इंटरनेट के ऊपर जितना डाटा पड़ा हुआ है उस टारगेट का, जैसे कि फ़र्ज़ करें फेसबुक का डाटा कुछ गूगल के ऊपर है, कुछ और ब्लॉग वेबसाइट्स के भी ऊपर है, कुछ गिटहब के ऊपर पड़ा हुआ है, कुछ गिटलैब पे पड़ा हुआ है। इसके अलावा डिफरेंट वेबसाइट्स का डिफरेंट डाटा डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर पड़ा हुआ होता है। हमने वहाँ से उस डाटा को एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए, वो सारा मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये होता है रिकॉनेसेंस का पार्ट। तो इसके अंदर हम गैदरिंग इंटेलिजेंस करते हैं, इंटेलिजेंस को गैदर करते हैं। फॉर एग्जांपल नेटवर्क एंड डोमेन नेम्स। इसके अलावा एक वेबसाइट होती है शोडान, उसका यूज़ करेंगे, उस पर क्या होता है, कैसे काम करना है, वहाँ से सारी हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं ज़्यादातर। इसके अलावा उसके नेटवर्क को देखेंगे, उसके डोमेन नेम्स को देखेंगे, हम निकालेंगे, ढूंढेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, गैदरिंग इंटेलिजेंस, हम जमा कर रहे हैं चीज़ों को। एक रिकॉन का पार्ट होता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग, हम वो कर रहे हैं, यहाँ पे रिकॉनेसेंस कर रहे हैं। ठीक है, मेल सर्वर कौन सा है, कौन सा उस पर सर्विसेज यूज़ हो रही हैं, और टू बेटर अंडरस्टैंड हाउ अ टारगेट वर्क्स, और उस टारगेट को अंडरस्टैंड बेटर करने के लिए, अच्छे तरीके से समझने के लिए कि हमारा जो टारगेट है या हमारा जो दुश्मन है वो किस, दुश्मन तो खैर नहीं बोलेंगे, हमारा जो टारगेट है वो किस तरीके से काम कर रहा है, उसके पीछे कौन कौन सी सर्विसेज यूज़ हो रही हैं, उसके पीछे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है, वो कौन से सीएमएस के ऊपर काम कर रहा है, वो सारी चीज़ें हम इस वाले पार्ट के अंदर देखते हैं, निकालते हैं और जमा करते हैं। क्यों? टारगेट एंड वर्क्स एंड इट्स पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज, ताकि हमें उसकी कुछ पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज पता चल सकें। अब फर्ज करें एक वल्नरेबिलिटी होती है वर्डप्रेस के किसी एक खास थीम के किसी खास वर्जन के अंदर, हमारे पास एक्सेस निकला हुआ है, ठीक है, उसकी हमें बनी बनाई एक्सप्लॉइट मिल गई। तो हम अगर वेबसाइट के ऊपर वर्डप्रेस यूज ही नहीं हुआ हुआ तो उस वल्नरेबिलिटी का हम क्या करेंगे? ठीक है, कुछ लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगी, इंशाल्लाह आगे जाके समझ में आएगी। ठीक है, तो फिलहाल अब बस ये समझो, आप प्लानिंग एंड रिकॉग्निशंस के अंदर अपना स्कोप डिफाइन करते हैं, गोल्स ऑफ टेस्ट डिफाइन करते हैं, किन सिस्टम्स को टेस्ट करना है, किसको नहीं करना, और किन मेथड से टेस्टिंग करनी है, किन मेथड से टेस्टिंग नहीं करनी है। जैसे कि यहाँ पे एक चीज़ होती है, आपने ऑटोमेटेड स्कैनर्स नहीं चलाने, बिकॉज वो बहुत सारा जंक ट्रैफिक जनरेट करते हैं, डमी ट्रैफिक जनरेट करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा कंपनी को नुकसान होता है कि मतलब उनके पास बिला वजह का ट्रैफिक आ रहा होता है, उनके सिस्टम्स को बिला वजह का स्ट्रेस दे रहा होता है वो। और हमने यहाँ पे देखा कि इंटेलिजेंस गैदरिंग करते हैं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं, टारगेट को समझने की कोशिश करते हैं अच्छे तरीके से, और उसकी कुछ पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज़ को देखते हैं कि कौन कौन सी उस पर हो सकती हैं। नंबर सेकंड स्टेज हमारा है स्कैनिंग। स्कैनिंग के अंदर हम क्या करते हैं, द नेक्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड हाउ द टारगेट एप्लीकेशन विल रिस्पॉन्ड टू वेरियस इंट्रूजन अटेम्प्ट्स। इसमें हम ये देखेंगे कि इसमें हम ये करते हैं कि हम वेब एप्लीकेशन को, अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे वेब एप्लीकेशन का लेके चलते हैं। वेब एप्लीकेशन पे जब हमने प्लानिंग एंड रिकॉग्निशंस में सब कुछ कर लिया, अब हम स्कैनिंग कर रहे हैं, तो हम उसके ऊपर कुछ ट्रैफिक भेजेंगे, उससे इंटरेक्ट करेंगे और ये देखेंगे कि वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है हमारी रिक्वेस्ट का, या हम उससे जब इंटरेक्ट कर रहे हैं तो कुछ यूज़र बना रहे हैं, कुछ यूज़र डिलीट कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से इंटरेक्ट कर रही है उसको और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ टिपिकली डन यूजिंग स्टैटिक एनालिसिस एंड डायनामिक एनालिसिस। स्टैटिक क्या होता है, इंस्पेक्टिंग एन एप्लीकेशन कोड टू एस्टिमेट द वे इट बिहेव्स व्हाइल रनिंग। दीज टूल्स कैन स्कैन द एंटायर द कोड ऑफ द सिंगल पास। अच्छा, स्टैटिक एनालिसिस क्या होता है, ये बेसिकली आपका अगर कोड कोड रनिंग हालत में अगर नहीं है, सिंपल कोड रखा हुआ है, तो उस कोड को टेस्ट किया जाता है कि इस कोड के अंदर कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, उसके डिफरेंट स्कैनर्स होते हैं, उनसे टेस्ट किया जाता है। जब यहाँ पे स्कैनिंग की बात है तो हम ऑटोमेटिक स्कैनिंग कर रहे हैं मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ आती है डायनामिक एनालिसिस। डायनामिक एनालिसिस के अंदर हम उस वेबसाइट के कोड को रनिंग स्टेट के अंदर चेक करते हैं, उसकी वल्नरेबिलिटीज़ को चेक करते हैं। दिस इज़ मोर प्रैक्टिकल वे ऑफ स्कैनिंग, ये मोर प्रैक्टिकल वे है स्कैनिंग का। इसके अंदर हम जो है खुद प्रैक्टिकली मैनुअल कर रहे होते हैं स्कैनिंग। ठीक है, ऑटोमेटेड स्कैनर्स भी चलाते हैं लेकिन मैनुअल इसमें ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करती है। इट प्रोवाइड्स अ रियल टाइम व्यू इनटू एन एप्लीकेशन परफॉर्मेंस। और डायनामिक एनालिसिस के अंदर हम रियल टाइम उसकी परफॉर्मेंस उसका देख सकते हैं कि ये किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है, इसमें कौन सी वल्नरेबिलिटीज़ होंगी, कौन सी नहीं होंगी। तो सेकंड स्टेप के अंदर हम स्कैनिंग करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वल्नरेबिलिटीज़ का, उसको पूरे को स्कैन करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी वल्नरेबिलिटी हो सकती है, कौन कौन सी है, कौन सी नहीं है। तो एक बेसिक लेवल पे हम उसकी स्कैनिंग करके वल्नरेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं।
नंबर थर्ड स्टेप और या नंबर थर्ड स्टेज इज गेनिंग एक्सेस। अब यहाँ पे हमें वल्नरेबिलिटीज मिल गई, एक जो है सुराख मिल गया हमें एक दीवार के अंदर। ठीक है, ये इसी तरीके से जैसे आपके घर में एक दीवार है, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सुराख हैं, दूर से नज़र नहीं आते लेकिन करीब घुस के अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएंगे वो सुराख। अब दूर से आप देखोगे तो आपको अपनी दीवार बिल्कुल सही लग रही है और आपको ये लग रहा है कि अगर पीछे से पानी आएगा तो दीवार से रिस के हमारे कमरे में नहीं आएगा। लेकिन एक्चुअल में जब आप करीब जाके देखोगे तो पानी जो हर जगह से घुस जाता है, वो इतना सा सुराख भी होगा तब भी घुस जाएगा। तो वो आपने आइडेंटिफाई करना होता है। ये इसी तरीके से है वेबसाइट्स के ऊपर के वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करनी है। सामने से देखने पे ऐसा लग रहा होता है वेबसाइट एकदम सिक्योर है, कोई मसला नहीं है, बट अगर थोड़ा डीप में जाओ, थोड़ा एडवांस करो चीज़ों को, या बड़े हैकर्स की तरह थिंकिंग करो आप चीज़ों की, तो वहाँ पे निकलती हैं वल्नरेबिलिटीज़। गेनिंग एक्सेस के अंदर हम देखते हैं दिस स्टेज यूजेस वेब एप्लीकेशन अटैक्स। इस स्टेज के अंदर हम अटैक्स को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सच एज क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, ये एक वेब एप्लीकेशन अटैक है। नंबर सेकंड एसक्यूएल इंजेक्शन, ये भी एक वेब एप्लीकेशन अटैक है। एंड बैकडोर्स, और जब अटैक के ज़रिए जब आपको एक्सेस मिल जाए तो यहाँ पे बैकडोर्स क्रिएट करते हैं, वो आगे चल के इंशाल्लाह थोड़ी बहुत उसके बारे में बात करेंगे। टू अनकवर अ टारगेट्स वल्नरेबिलिटीज़, टारगेट की वल्नरेबिलिटीज़ को अनकवर करने के लिए यहाँ पे हमने स्कैन करके आइडेंटिफाई कर लिया कि ये वल्नरेबिलिटीज़ होंगी। गेनिंग एक्सेस के अंदर हम उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। टेस्टर्स देन ट्राई एंड एक्सप्लॉइट दीज वल्नरेबिलिटीज़, फिर टेस्टर्स यानी कि हम उसको ट्राई करते हैं उस वल्नरेबिलिटी को जो कि हमें स्कैनिंग में मिली होती है, और उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। एक्सप्लॉइट का मतलब कि एक आपको सुराख मिल गया अपनी दीवार के अंदर, आपको पता चल गया स्कैनिंग के अंदर ये है। अब आप थर्ड स्टेप में गेनिंग एक्सेस में क्या करोगे, उसके अंदर पानी डालोगे। अब जब पानी डाला और पीछे से पानी निकल गया, दैट मीन्स वो वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट हो गई। ठीक है, ये एक एग्जांपल से समझाया मैंने आपको ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए अच्छी तरीके से, बिकॉज एक्सप्लॉइट का कॉन्सेप्ट थोड़ा मुश्किल होता है क्लियर करना। एक्सप्लॉइट का मतलब ये होता है कि वल्नरेबिलिटी आपको मिल गई इस स्कैनिंग वाले स्टेज में, देन गेनिंग एक्सेस में हम उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके और उसको यूटिलाइज कर लेंगे कि ये वल्नरेबिलिटी है, इसको परफॉर्म कर दिया जाए और उस दीवार के सुराख में से पानी निकाल के देखा जाए। अगर निकल गया तो यहाँ पे प्रूव हो जाएगा कि ये वल्नरेबिलिटी है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेस्टर्स देन ट्राई एंड एक्सप्लॉइट दीज वल्नरेबिलिटीज, फिर हम उसको ट्राई करते हैं एंड एक्सप्लॉइट करते हैं उन वल्नरेबिलिटीज को, टिपिकली बाय एस्केलेटिंग प्रिविलेजेस। कुछ इसमें प्रिविलेजेस को एस्केलेट करते हैं, वो आगे बताऊंगा क्या होता है। स्टीलिंग डाटा, जैसे कि डाटा स्टील होता है, वो करने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा है या नहीं हो रहा। गेनिंग एक्सेस का मतलब एक आपको मिल गया वल्नरेबिलिटी, अब उसमें एक्सेस लो, अब सिस्टम के अंदर एक्सेस लेने की कोशिश करो किसी तरह। इंटरसेप्टिंग ट्रैफिक, ट्रैफिक को इंटरसेप्ट करते हैं एटसेट्रा वगैरह। और टू अंडरस्टैंड द डैमेज दे कैन कॉज, उस डैमेज को अंडरस्टैंड करने के लिए कि कितना डैमेज वो एक ख़ास सिक्योरिटी फ्लॉ, लूप होल या वल्नरेबिलिटी आपके टारगेट या वेब एप्लीकेशन या जिसके ऊपर आप टेस्टिंग कर रहे हो उसको पहुंचा सकती है, जिसको हमारी ज़बान में कहा जाता है इम्पैक्ट, कि कितनी इम्पैक्टफुल है आपकी वल्नरेबिलिटी। चौथा स्टेज हमारे पास आता है मेंटेनिंग एक्सेस। अब आपको एक्सेस तो मिल गया, आपको पता है किस तरीके से कंपनी के सिस्टम के अंदर मैं घुस गया। अब आपको उस एक्सेस को मेंटेन करना है। इसमें क्या किया जाता है, द गोल ऑफ दिस स्टेज इज टू सी इफ द वल्नरेबिलिटी कैन बी यूज टू अचीव अ persistent presence in the exploited system long enough for a bad actor to gain in depth access। अच्छा, इस स्टेज के अंदर हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या हम उस एक्सेस को जो हमें मिला है उसको मेंटेन कर पा रहे हैं, क्या हम उस एक्सेस को लाइफ टाइम या लॉन्ग जितना लंबा हो सके क्या हम उसे मेंटेन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। बिकॉज मैंने आपको पीछे ही बताया था कि आईडीज जो होते हैं, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स, वो एक्टिवेट हो जाते हैं जब भी कंपनी के अंदर कुछ इस तरह का इवेंट होता है या कोई भी इंसिडेंट होता है सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो हो सकता है वहाँ पे कुछ ऐसा आईडीएस लगाया हुआ हो, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम लगाया हुआ हो कि जैसे ही गेनिंग एक्सेस का हम परफॉर्म करें वो एक्टिवेट हो जाए और हमें जो है वो वहाँ से हटा दे। तो हमें हो सकता है 10-15 सेकंड के लिए एक्सेस मिले सिर्फ, या हो सकता है 1 मिनट के लिए मिले, या हो सकता है हमें सिर्फ 10 आवर्स के लिए मिले, उसके बाद वो जो आईडीज लगा हुआ है वो इसे परफॉर्म कर दे और वो हमें हटा दे। तो हमें मेंटेनिंग एक्सेस के अंदर इस कुछ ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ता है जिससे हम उस एक्सेस को मेंटेन कर पाएँ और जब चाहें हम उस वल्नरेबिलिटी के ज़रिए उस कंपनी के अंदर एक्सेस करके जो करना चाहें करें।
लॉन्ग इनफ फॉर अ बैड एक्टर टू गेन इन डेप्थ एक्सेस। जैसे कि कोई अगर बैड एक्टर आ जाता है और अगर उसको एक्सेस मिल जाता है तो वो शोर थोड़ी मचाएगा कि भाई मुझे इस वेबसाइट के अंदर मैं एडमिन पैनल का एक्सेस मिल गया, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। अगर वो इस तरह का शोर मचाएगा तो वो उसको डिलीट कर देगा उसको, या अब सिक्योरिटी को अपडेट कर लेगा जो वेबसाइट का ओनर है। तो बैड एक्टर्स क्या करते हैं, खामोशी से मेंटेनिंग एक्सेस वाले को परफॉर्म करते हैं, और अगर मेंटेन एक्सेस हो जाता है तो वो कई कई सालों तक कंपनीज का डाटा चुराते रहते हैं, कई कई सालों तक कंपनीज के ज़रिए अपनी कमाई करते रहते हैं, एंड बाद में उसका डाटा वगैरह चुरा के और फिर उनसे जो है बाद में पैसे भी मांगते हैं। तो कितने सालों तक उस कंपनी को नुकसान होता रहा मेंटेनिंग एक्सेस के ज़रिए। तो इस चीज़ को हम चेक करते हैं इस वाले स्टेज के अंदर कि कितनी देर तक उस एक्सेस को हम मेंटेन कर पा रहे हैं। The idea is to imitate advanced persistent threats while often remain in system for months in order to steal an organization most sensitive data। ये वही है जो मैंने आपको बताया कि महीनों तक वो कंपनीज के अंदर रह सकते हैं और चुरा सकते हैं सेंसिटिव डेटा कंपनीज का। नंबर 5 पे हमारे पास आता है जो स्टेज, लास्ट स्टेज है, एनालिसिस एंड वॉफ कॉन्फ़िगरेशन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, द रिजल्ट्स ऑफ द पेनिट्रेशन टेस्ट, जो हमने पेनिट्रेशन टेस्ट परफॉर्म किया उसके जो रिजल्ट्स हैं आर देन कंपाइल्ड इनटू अ रिपोर्ट डिटेलिंग। वो एक रिपोर्ट के अंदर हम लिखते हैं सारा। जैसे कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, अपना कोई स्कैन या कोई करवाते हो, जैसे कि आपको कोई बीमारी हुई, आपने अपना स्कैन करवाया, डॉक्टर को बोला चेक करें मुझे, वो आपको पूरा चेकअप करता है। एंड में आपकी अगर कोई ऑटोमेटेड मशीन में चेकअप होता है तो एक्सरे वगैरह होता है, या जो भी आप डॉक्टर के पास हॉस्पिटल्स में जाकर करवाते हो, एट द एंड वो आपको एक रिपोर्ट जनरेट करके देते हैं कि ये आपकी पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट है, ये आपकी बॉडीज़ के अंदर इश्यूज़ हैं, या ये आपकी जो है हेल्थ के इश्यूज़ वगैरह हैं। तो इसी तरीके से जब हम यहाँ पे पेन टेस्ट करते हैं तो एंड में हमें एक रिपोर्ट जनरेट करनी होती है, डिटेल्ड रिपोर्ट। उस रिपोर्ट के अंदर क्या होता है अब वो देखते हैं। उसके अंदर क्या होता है, स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटीज दैट वर एक्सप्लॉइटेड, वो स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटीज जो कि हमने एक्सप्लॉइट करी हैं गेनिंग एक्सेस के अंदर या मेंटेनिंग एक्सेस के अंदर। ठीक है, यहाँ पे ऊपर पहले स्कैन करा, फिर गेनिंग करा एक्सेस, फिर मेंटेन करा। इस पूरे उसके अंदर जो हमें स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटीज मिली होंगी या जिनको हमने एक्सप्लॉइट किया है वो मेंशन करते हैं, वो किस तरीके से हमें मिली, उनका क्या इम्पैक्ट था, उनको आप दोबारा किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि जब ये रिपोर्ट जाती है बेसिकली कभी कभी नॉन टेक्निकल लोगों के पास जिनको टेक्निकल नॉलेज नहीं होती, तो हमने इस तरीके से वहाँ पे रिपोर्ट जनरेट करके देनी होती है कि भाई नॉन टेक्निकल को भी सही से समझ में आ जाए कि कंपनी का जो हेड है उसको ना जावास्क्रिप्ट आती है, उसको ना सिक्योरिटी के बारे में कुछ पता है, बस इतना पता है कि साइबर सिक्योरिटी कुछ होता है, बस सिक्योरिटी होती है बस कुछ। तो इस तरीके से हमने वहाँ पे बना के देनी होती है पूरी रिपोर्ट, जिसके अंदर पूरी डिटेल रिपोर्ट होती है, हर चीज़ लिखी हुई होती है। वो आगे चल के रिपोर्ट बनाएंगे एट द एंड ऑफ दिस कोर्स, तो वो आपको सब मैं समझाऊंगा एंड टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा कैसे अच्छी रिपोर्ट बनाई जाती है। नंबर सेकंड के ऊपर सेंसिटिव डेटा दैट वाज एक्सेस्ड, वो जो सेंसिटिव डेटा जो हमने एक्सेस किया मेंटेनिंग एक्सेस से या गेनिंग एक्सेस से या जिस वल्नरेबिलिटी से एक्सेस किया, वो यहाँ पे डिफाइन करना होता है कि कौन कौन सा डाटा, किस तरह का डाटा आपने एक्सेस कर लिया। The amount of time and Pentester was able to remain in the system undetected। अब यहाँ पे हमें ये मेंशन करना होता है कि मेंटेनिंग एक्सेस वाले फेज के अंदर या मेंटेनिंग एक्सेस वाले स्टेज के अंदर हम कितनी देर तक अनडिटेक्टेड रहे सिस्टम्स के अंदर। मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल गूगल के ऊपर हम कर रहे हैं सब कुछ, और गूगल के ऊपर हमें एक जो है गेनिंग एक्सेस के अंदर वल्नरेबिलिटी मिली, उसके बाद हमने मेंटेनिंग एक्सेस के अंदर एक्सेस ले लिया उनके अंदर, सिस्टम्स का एक्सेस ले लिया उनके अंदर, सही है। तो हमें यहाँ पे ये उस टाइम को डिफाइन करना होता है। अब जाहिर सी बात है हर कंपनीज के अंदर जो है आईडीज़ लगे हुए होते हैं, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स लगे हुए होते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि कंपनी के अंदर कोई सिक्योरिटी इंसिडेंट तो नहीं हुआ, कोई घुसा तो नहीं कंपनी के अंदर, कोई घुस तो नहीं रहा। तो वहाँ पे गूगल की कंपनी के अंदर जो आईडीज़ लगा हुआ है उसने हमें 60 मिनट्स तक डिटेक्ट नहीं किया। ठीक है, फर्ज कर लें 1 घंटे तक हम उसके सिस्टम के अंदर रहे, हमें अनडिटेक्टेड रहे हम, उसके बाद डिटेक्ट कर लिया उसने हमें, तो यहाँ पे ये चीज़ हमें मेंशन करनी पड़ती है। दिस इंफॉर्मेशन इज एनालाइज्ड बाय सिक्योरिटी पर्सनल टू हेल्प कॉन्फ़िगर एंड एंटरप्राइज enterprises WAF settings and other application security solutions to patch vulnerabilities and protect against future attacks। अब ये पूरी रिपोर्ट जाती है
आगे टीम लीडर के पास, एंड वो इन सबको देखता है, पूरी रिपोर्ट को आइडेंटिफाई करता है, पूरी रिपोर्ट को जो है वेरीफाई करता है, चेक करता है, और उसके बाद जो सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं उनको परफॉर्म करता है। सोल्यूशंस वगैरह जो एप्लीकेशन में सिक्योरिटी करनी है, जो जो बढ़ानी है, या फायरवॉल की जो सेटिंग्स अपडेट करनी है, वो सारी चीज़ें करी जाती हैं ताकि वल्नरेबिलिटीज़ को पैच किया जा सके और आगे के फ्यूचर अटैक से जो है प्रोटेक्ट रहा जा सके या प्रोटेक्ट कंपनी को किया जा सके। तो ये पूरा होता है हमारे पास पेनिट्रेशन टेस्टिंग स्टेजेस या 5 फेजेस ऑफ हैकिंग जिसे कहा जाता है।